हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के पार्ट 2 की। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाके उस फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वरना आपको यहाँ आई बटन में भी वो लिंक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोगों ने जैसा कि फर्स्ट पार्ट में बात की थी, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या हैं। उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत उनकी नेमिंग डिस्कस की थी, उनकी फॉर्मेशंस डिस्कस किए थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया था। उसके बाद में कुछ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, विच मीन्स हम लोग इसमें बात करेंगे रिएक्शंस गिवन बाय हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में सिर्फ तीन ही टाइप की रिएक्शन ये लोग देने वाले हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन विद सोडियम मेटल और रिएक्शन विद सिंपल मेटल्स। तो तीनों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं हेलो एल्केन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। अब देखो दोस्तों न्यूक्लियोफाइल जैसे कि मैंने आपको लोगों को पहले बताया था कि न्यूक्लियोफाइल कैसा एक ऐसी स्पीशीज जिसको क्या है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज हो जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाहे। न्यूक्लियो मीन्स प्लस और फिलिक मीन्स लविंग। तो दोस्तों पॉजिटिव चार्ज लविंग जो भी हमारे एंटिटीज होंगी उनको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल हो गया OH माइनस, तो OH माइनस के पास क्या है नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हम क्या करते हैं इन जनरल मैं इसका एक आपको जनरल रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ और उसके बाद में कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा हम उसमें उस रिएक्शन में उस न्यूक्लियोफाइल को फिट कर देंगे और वो रिएक्शन हो जाएगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आपका कोई भी Nu माइनस एक ये न्यूक्लियोफाइल है, ये किससे रिएक्शन करेगा एक हमारे एल्काइल हाइड्राइड से। अब हमें पता है कि हेलो एल्कीन से फिर मैं बोलूँ एल्काइल हाइड्राइड उसमें क्या होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, राइट। और मैंने आपको जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि हेलोजन क्या है दोस्तों, हेलोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना है जिसमें दोनों एक हेलोजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ये क्या करेगा हेलोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के जैसे काम कर रहा है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं, I माइनस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा इस पर दोस्तों एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि हमारा हेलोजन तो यहाँ से हट जाएगा X माइनस के फॉर्म में और बचेगा क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल जो कि कार्बन से अटैच हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, बाकी ये जो बॉन्ड रहे आपके। तो एक ये सिर्फ जनरल मैकेनिज्म जनरल रिएक्शन का ओवरव्यू है जो मैंने आपको बता दिया। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा आप रिएक्शन में फिट कीजिए और हो गई आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं कि OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे क्या होगा OH माइनस, उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं CH3X, तो क्या होगा ये हमारा X यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही हट जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका CH3OH। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दोस्तों क्या है कि ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में अगर आप चाहेंगे तो पूरी एक टेबल क्रिएट करके दे रखी है उन्होंने, वहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स दे रखे हैं और उनसे जो प्रोडक्ट दे रखा है वो भी दे रखा है। तो वो टेबल भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी अभी। अब ये टेबल क्या है बहुत ही सिंपल है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, बट इसमें क्या है एक दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो थोड़े से ट्रिकी हैं, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, बाकी सारे आप लोग अपने बुक से देख लीजिए। तो पहला दोस्तों एग्जाम्पल है कि अगर हम एक सिंपल सा फिर से भाई एक हम अपना हेलो एल्कीन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया और सबको हाइड्रोजन बना देता हूँ मैं, तो ये हो गया आपका सिंपल मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। अब इसकी मैं क्या कर पाता हूँ दो चीज़ों से अलग अलग रिएक्शन कर पाता हूँ। दो जगह हम अलग अलग लिख देते हैं, एक जगह हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी KCN से मतलब पोटेशियम साइनाइड से, और दूसरी जगह किससे रिएक्शन करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं सिल्वर साइनाइड से AgCN से। अब होगा क्या दोस्तों एक केस में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जो ये ऊपर वाला केस है इसमें तो आपको सिंपल ये मिल जाएगा, ये हो गया हमारा मिथाइल साइनाइड या फिर मिथाइल नाइट्राइल। तो मैं यहाँ पे सिर्फ साइनाइड लिख देता हूँ। अब दूसरे केस में क्या होगा दोस्तों फिर से वही CH3 तो हो गई हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड। और आप सोचो ये क्या चक्कर है यार, AgCN था जब सिल्वर साइनाइड था तो आइसोसाइनाइड बन रहा है, जब KCN था पोटेशियम साइनाइड तो हमारा नॉर्मल साइनाइड बन रहा है। तो इस दोस्तों इन दोनों का क्या है
डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि जो KCN है वो एक आयनिक कंपाउंड है, मतलब अगर KCN को मैं ब्रेक करूं तो वो कुछ इस फॉर्म में ब्रेक हुआ K प्लस एंड CN माइनस। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या होगा कि जो माइनस एक्चुअल चार्ज होगा वो आएगा आपके C के ऊपर। ओके, तो इसी वजह से क्या होगा, अब डायरेक्टली C क्या करेगा, क्लोरीन हट जाएगा तो उसका एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, डायरेक्टली इससे बॉन्ड बना लेगा और आपका बन जाएगा साइनाइड। तो ये कैसा है, ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है। ओके, अगर यही मैं बात करूं AgCN की, सिल्वर साइनाइड की, तो ये कैसा दोस्तों, इसमें बॉन्डिंग जो है वो है कोवलेंट बॉन्डिंग, विच मींस ये कुछ इस तरह से अटैच है, Ag कार्बन एंड देन कार्बन के साथ नाइट्रोजन। आपको पता है ये कार्बन 4 बॉन्ड बना था, तो देखो उसके 3 और 1 4 बॉन्ड पूरे हो गए और नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए। अब क्या हुआ इस केस में कि ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये ऐसे प्लस और माइनस के फॉर्म में कभी डिवाइड नहीं होगा कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो तो शेयरिंग से बना हुआ है। अब हो गया कि हमें ये पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, टोटल नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, 3 तो उसने कार्बन के साथ शेयरिंग कर लिए, राइट। तो 5 और 3 8, उसकी ऑक्टेट हुई कंप्लीट, 2 बचे लोन पेयर एज इट इज फ्री। तो अभी क्या करेंगे, ये लोन पेयर एक्चुअली जाके अटैच हो जाएंगे, लोन पेयर होगा तो ये लोन पेयर के थ्रू बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, इसलिए जो बॉन्ड बनेगा वो NC बनेगा, ठीक, NC मतलब आइसोसाइनाइड। तो ये दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल था ये वाला, जो मैं थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको बता दिया। तो दोस्तों इसी तरह से एक और रिएक्शन है जो मैं आपको और बता देता हूँ। उसमें क्या है, उसमें है पोटेशियम नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड से। तो पोटेशियम नाइट्राइड हमारा क्या होता है, वो है हमारा KNO2 और ये है हमारा AgNO2। अब इसके केस में क्या होगा, एक केस में ये बनेगा आपका CH3ONO और एक केस में बनेगा CH3NO2। तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा नाइट्रो एल्केन, ये नाइट्रो ग्रुप है, और ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा एल्काइल नाइट्राइट। अब फिर से इन दोनों में ये डिफरेंस है दोस्तों, फिर से भाई बॉन्डिंग वाला डिफरेंस है। KNO2 क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और KNO2 में बॉन्डिंग किस तरह से, तो कुछ इस तरह से, ये पोटेशियम है, ये ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, इसके साथ ये है और ये है, तो नाइट्रोजन ने देखो 3 बॉन्ड बना लिए और ये ऑक्सीजन का भी सेटिस्फाइड हो। अब इसमें जब कभी होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर माइनस का चार्ज आएगा, और जब इस पर माइनस का चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, पोटेशियम हट के माइनस का चार्ज आएगा, तो देखो ये सीधा CH3 से बॉन्ड बना लेगा, इसलिए हमारे क्या बना है, यहाँ पे एल्काइल नाइट्राइट बना, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा, नाइट्रो ग्रुप लगा तो लेकिन O से लगा। ओके, सिमिलरली इस केस में क्या होगा, ये आपका फिर से भाई हमारा कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये किससे जुड़ा है, ये जुड़ा तो वैसे ही है सेम, O फिर डबल बॉन्ड एंड बॉन्ड हो। लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि ये तो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं इतनी जल्दी, तो क्या होगा, फिर से भाई नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू अटैक हो जाएगा, अब ये N से जुड़ जाएगा। तो दोनों सिमिलर एग्जांपल्स हैं, बस थोड़े से ट्रिकी थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों आपकी बुक में जो दे रखा है वो दे रखा है 2 टाइप के सब्स्टिट्यूशन, SN2 और एक दे रखा है हमारा SN1। तो ये SN1 और SN2 क्या है, तो मैं आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ दोनों को। तो दोस्तों SN2 का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। अब सोचिए ये बायमोलिकुलर क्या है, तो मैं इसको पहले इसकी रिएक्शन दिखा देता हूँ किस तरह से होती है। जैसे कि मान लो फिर से हमारा वही OH माइनस क्या न्यूक्लियोफाइल है। अब इसके अलावा यहाँ पे किस पे ये आके ऐड हो रहा है, ये मान लीजिए आपका थोड़ा हाइड्रोजन से बना देता हूँ, ये हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ये मिथाइल क्लोराइड पे आके ऐड हो रहा है। ओके, तो अभी क्या होगा दोस्तों, पहले इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट ऐसा बनेगा कि जो OH वाला है वो बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन से। ओके, ये 3 हाइड्रोजन है हमारे, और जो Cl है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। ये क्या है, ये हमारी इंटरमीडिएट स्टेप है। तो एक्चुअली ये क्या है, रियल में नहीं होती है कभी भी, मतलब रियल में आप इसको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इंटरमीडिएट स्टेप है। उससे डायरेक्टली क्या होगा दोस्तों, आपका जो है ये Cl हट जाएगा और यहाँ पे आके OH लग जाएगा, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा आके लग गया OH। ये एग्जांपल है SN2 का। अब आप देख रहे हैं कि चलो ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अब SN2 के बारे में है क्या, कैसे हम इसको समझें, तो उसके 2-3 मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, बहुत सिंपल है, अभी आपको समझ में आ जाएंगे। तो SN2 का मतलब होता है दोस्तों, 2 का मतलब है बायमोलिकुलर। ये रिएक्शन कैसी है, ये बायमोलिकुलर रिएक्शन है, या फिर ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। मतलब जो इसका रेट है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल और हमारा एल्काइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे मैंने OH माइनस का अमाउंट कम कर दिया रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी, या फिर अगर मैंने इसका अमाउंट कम कर दिया तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ ऑल टुगेदर ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, और इसका जो रिएक्शन का रेट है वो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन या इन दोनों के अमाउंट पे डिपेंड करता है। पहली बात, ठीक है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन बहुत अच्छी बात है। दूसरा इसमें दोस्तों क्या बात है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है।
सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो आपने देख लिया बायोमोलिकुलर सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब तीसरी बात क्या है, अब क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, अब दोस्तों आप ऐसे एज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि ये तो एल्काइल, यहाँ पे क्या वो OH इस साइड से आया और Cl उस साइड चला गया। अगर यहाँ पे मान के चलो हाइड्रोजन की जगह किसी भी एक हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप होता, जैसे कि ये है एक हाइड्रोजन, ये मान लो इस हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप होता, तो क्या होता कार्बन और 3 हाइड्रोजन उस पे। तो बेसिकली क्या किया, अभी इसने इतना एरिया कवर कर लिया। अगर OH माइनस को यहाँ से आना है, OH माइनस को, तो अब क्या है कि इस कार्बन को ये वाले कार्बन तक पहुंचते पहुंचते इसके लिए जगह बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि ये तो Cl उधर चला जाएगा, लेकिन इसको क्या है अब या तो इधर से या इधर से आना पड़ेगा। अगर इन दोनों को भी मैं CH3 ग्रुप बना दूं तो क्या होगा, तो और उल्टा हो जाएगा कि अब इनके पास और कम जगह हो जाएगी। तो जैसे जैसे CH3 ग्रुप क्या होते हैं, एक्चुअली बल्कि होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, तो आप जितने CH3 ग्रुप लगाओगे उतना क्या होगा, उस OH के पास में बहुत ही इसको मुश्किल होगी कि जाके उस पर अटैक कर सके और ये रिएक्शन को कंप्लीट कर सके। तो उसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कंपाउंड कैसा, जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, अगर वो प्राइमरी होगा तो सबसे अच्छी रिएक्शन देगा, राइट, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद में टर्शियरी। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसका मतलब कभी भी आप SN2 की बात करोगे तो वहां पे अगर मान लो कि आपको क्या किया, उन्होंने कोई प्राइमरी कंपाउंड दे दिया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दे दिया, और उससे पूछा कि भाई SN1 शो करेगा SN2 शो करेगा, तो आप जल्दी से लिख दो SN2 शो करेगा, क्योंकि SN2 में क्या है, प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव। प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, इससे पहले प्राइमरी से पहले हमारा मिथाइल भी होगा, मिथाइल सबसे ज्यादा मिथाइल, फिर जैसे ये मिथाइल है, मिथाइल हैलाइड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन है तो ये आराम से इसके पास काफी जगह है इस कार्बन को अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपके यहाँ पे CH3 ग्रुप बढ़ते जाएंगे, विच मीन्स अगर प्राइमरी होगा तो क्या होगा, एक CH3 होगा तो उसके पास थोड़ी कम जगह बचेगी, 2 CH3 होंगे तो और कम जगह बचेगी, 3 होगी तो और कम जगह बचेगी। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, बायोमोलिकुलर है, मतलब कि क्या है कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात सिंगल स्टेप है, एक ही बार में हो जा रही है। तीसरी बात हमने पढ़ लिया इसका कि इसमें क्या हो रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इस तरह से इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चल रही है। प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मिथाइल ग्रुप में प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और टर्शियरी सबसे कम रिएक्टिव है। ये बात हो गई। अब हम इसका फोर्थ पॉइंट दोस्तों थोड़ा सा समझने वाला है, वो है इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूरेशन। इन्वर्जन हो जाता है। तो आप देखो इन्वर्जन से क्या मतलब है, इन्वर्जन से मतलब है फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखोगे तो ये मॉलिक्यूल अभी ऐसा था, जब फाइनल प्रोडक्ट बना तो क्या हुआ, एकदम उसकी शेप ही चेंज हो गई। तो हाइड्रोजन जो आगे थे वो सारे के सारे पीछे चले गए। तो ये एक तरह से हो क्या रहा है दोस्तों, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है। तो क्लोरीन अगर दूसरी साइड से निकल रहा है, इसको इस साइड से आना है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल की कन्फ्यूगरेशन चेंज हो रही है। तो उसको आप ऐसा समझिए जैसे कि अम्ब्रेला होता है हमारा, कभी कभी बारिश में क्या होता है कि बहुत तेज हवा चल रही होती है तो वो एकदम इस शेप का होता है, जल्दी से पलट जाता है, वो उल्टा हो जाता है। तो सेम इसमें हो जाता है कि मॉलिक्यूल अभी ऐसा है, उसकी शेप अभी देखो इस तरह की हो गई। तो ये इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूगरेशन है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जो कि SN2 में, अगर आपको ये 4 पॉइंट याद रहते हैं तो अच्छे से तुरंत SN2 कर दोगे। ओके, तो ये तो बात हो गई SN2 की। अब हम बात आते हैं SN1 की। SN1 का क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ठीक, अब इसकी बात पहले मैं आपको पहले रिएक्शन बना के दिखा देता हूँ। तो सेम ही रिएक्शन लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे वही होगा हमारा OH माइनस, और यहाँ से फिर से वही ले लेते हैं एल्काइल हैलाइड। ओके, अब इसमें क्या होगा दोस्तों, ये हमारी 2 स्टेप रिएक्शन। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, और ये होगी हमारे पोलर सॉल्वेंट्स में, पोलर या फिर ऐसे सॉल्वेंट जो कि एक प्रोटॉन को दे सके। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप आपकी रिवर्सिबल स्टेप भी होगी। इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये CH, तो इसका आपका Cl हट जाएगा और यहाँ पे एक प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 1। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, बाकी यहाँ पे Cl माइनस निकल जाएगा एज इट इज, या फिर हाइड्रोजन से करके HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये दोस्तों कार्बोकेटाइन है हमारे पास में। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, कार्बोकेटाइन हो गया, आराम से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, जो हमारा OH माइनस है उस पर तुरंत अटैक कर देगा, और हमारा फिर से वही बन गया CH3OH। तो अब आपने इसमें और इसमें क्या डिफरेंस देखा। पहली बात तो आपने डिफरेंस देखा मैकेनिज्म का। तो अगर मैं लिखूं इसका पॉइंट में, तो नंबर 1 क्या लिखूंगा, ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर का क्या मतलब हुआ, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब है दोस्तों इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है या फिर जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे। इससे मतलब नहीं है कि OH कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उसका रिएक्शन तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रिएक्शन की स्लो स्टेप है ये वाली, और जो भी रिएक्शन की स्लो स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, मतलब पूरी की पूरी रिएक्शन उसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि सबसे स्लो स्टेप है। जितनी देर में ये कंप्लीट होगी उसके बाद ये बहुत ही फास्ट है, क्योंकि देखो ना प्लस और माइनस चार्ज तुरंत ये रिएक्शन हो जाएगी एकदम झटके से।
लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा उसको ये कार्बोकैटायन बनाने में। ओके, तो ये क्या हुई हमारी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हुई, मतलब कि रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पे, तो यूनिमोलिकुलर। दूसरा कौन सा हुई है, टू स्टेप रिएक्शन हुई हमारी। ठीक है, आपने देख लिया कि पहले स्टेप में क्या बना हमारा कार्बोकैटायन बना, दूसरे स्टेप में एक्चुअल रिएक्शन हुई, तो टू स्टेप रिएक्शन हो गई। तीसरी बात क्या, अब देखो हमने जैसे पहले रिएक्टिविटी की बात करी, अब दोस्तों आप इसमें ये सोचो क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, और मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि कार्बोकैटायन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सा होता है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, विच मीन्स कि अगर कोई टर्शरी सबसे अच्छी रिएक्टिविटी शो करेगा, फिर हमारा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। तो देखो ये भी दूसरा इसका उल्टा हो गया, SN2 में क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, इसमें उल्टा है टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ओके, अब रह गया दोस्तों हमारा एक लास्ट पॉइंट जो कि यहाँ पे इन्वर्जन था, यहाँ पे होगा रेसिमाइजेशन। अब आप बोल रहे हो ये रेसिमाइजेशन कहाँ से आ गया नया वर्ड, अभी तक तो सब समझ में आ रहा था, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, तो इसको मैं अभी आपको एक मिनट में समझा देता हूँ। रेसिमाइजेशन का दोस्तों मतलब क्या है, अभी देखो इसमें बन रहा है कार्बोकैटायन। अगर आपको फिर से मेरा पुराना वीडियो याद है तो मैंने क्या बताया था, कार्बोकैटायन की जो हाइब्रिडेशन बताई थी वो क्या बताई थी, sp2। क्योंकि देखो ये कार्बोकैटायन है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 1 s और 2 p, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडेशन का दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो होता है ट्राइगोनल, मतलब ट्राइंगल की जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आप एज्यूम करना चाहो तो अपने जैसे फैन को देख लो, फैन में क्या होता है, 3 विंग्स होते हैं, एक ही तीनों क्या होता है एक ही प्लेन में, तो वो हो गया ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। ओके, तो हमने क्या किया कि ये तो हमारा बन गया ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। अब देखो जब OH जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब आप ऐसे एज्यूम करो कि अगर एक ट्राइंगल है यहाँ पे, या मान लो आपका फैन ही है, तो फैन क्या एक ट्राइंगल के जैसा है। अब जो चौथा यहाँ पे आके लगेगा ग्रुप, जो न्यूक्लियोफाइल लगेगा, वो या तो उसके ऊपर लग सकता है या उसके नीचे लग सकता है। तो ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये एक कोई ट्राइंगल है मेरे हाथ में, तो अब जो उसमें चौथा आगे लगेगा वो हो सकता है या तो इधर आगे के लिए लग जाए या फिर एक पीछे के लिए लग जाए। तो क्या होगा, आपको 2 डिफरेंट शेप्स मिलेगी, बिल्कुल आपको फैन की जैसा आप देख रहे हैं, बिल्कुल फैन की जैसा ही है कि आपको जो फैन है उसके 3 विंग्स है, और जो चौथा मॉलिक्यूल लग रहा है या हो सकता है वो आपकी सीलिंग की तरफ लग जाए या फिर नीचे आपकी साइड जमीन की साइड लग जाए। तो इसमें क्या होगा, 2 डिफरेंट शेप्स मिलेंगी। अब 2 डिफरेंट शेप्स की कैटेगरी में क्या होगा कि अगर हमारा ये कार्बोकैटायन क्या है, अगर ये हमारा कायरल है, कायरल का मतलब क्या होता है कि इसमें जो 3 ग्रुप लगे हैं, अगर तीनों के तीनों मान लो डिफरेंट हो तो ये बन जाएगा कायरल। ओके, जब कायरल कंपाउंड में क्या होगा कि अब जब चौथा ग्रुप लगेगा तो वो तो या तो ऊपर लगेगा उसके या नीचे लगेगा, विच मीन्स ये 2 डिफरेंट शेप दे देगा। अब ठीक है सब 2 डिफरेंट शेप दे दिए, अब क्या करें, तो होता क्या है कि अगर हम किसी भी कायरल कंपाउंड को प्लेन पोलराइज लाइट देते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइट जिसमें कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन में होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर फिजिक्स में नहीं भी पढ़ा है तो बस इतना समझ लीजिए कि जो मॉलिक्यूल्स कायरल होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर लाइट को क्या करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। तो इसमें से क्या होगा कि इसमें जो बनेंगे वो 2 डिफरेंट टाइप से मॉलिक्यूल करेंगे, एक बनेंगे लीवो रोटेटरी, एक बनेंगे डेक्सो रोटेटरी। तो लीवो रोटेटरी क्या करेंगे, लाइट को जो है लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर देंगे, डेक्सो रोटेटरी लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट कर देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल जो बनेंगे इसमें लीवो और डेक्स्ट्रो, वो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन रफली सेम होगा क्योंकि तो रैंडम प्रोसेस है। तो दोस्तों उसकी वजह से क्या होगा कि जो ओवरऑल हमारा जो रिएक्शन की जो लाइट के अगेंस्ट जो लाइट को रोटेट करने की केपेबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। विच मीन अगर हम इसके मिक्सचर से कोई भी लाइट पास करेंगे तो वो रोटेट नहीं होगी, जबकि अगर इसका हम ले लें तो लाइट रोटेट होगी एक डायरेक्शन, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स क्या एक ही जैसे हैं। इसमें क्या 50% मॉलिक्यूल डेक्सो रोटेटरी है, 50% लीवो रोटेटरी है, तो यहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रेसिमाइजेशन। तो बस ये इतना सही है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो मैं बता रहा हूँ रेसिमाइजेशन में 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल बने हैं, लीवो और डेक्स्ट्रो, वो हर चीज़ में दोस्तों एक जैसे होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सब कुछ वो एक ही जैसा शो करेंगे, सिर्फ जहाँ लाइट से इंटरेक्ट करेंगे वहाँ पे अलग अलग आ जाएगा कि एक आपको क्या करेगा राइट हैंड साइड में रोटेट कर देगा, एक लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर देगा। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो ये आपके दोनों हो गया SN1 और SN2। यहाँ पे हमने रिएक्टिविटी की बात कर ली और यहाँ पे हमने ये बता दिया इसमें इन्वर्जन होगा, इसमें रेसिमाइजेशन होगा। तो कभी भी एग्जाम्स में अगर पूछ लेते कि एक ऐसा हमने कोई भी रिएक्शन करवाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई और उसके बाद उससे हमने लाइट पास की, तो लाइट एज इट इज पास हो गई, उसमें कोई भी रोटेशन दिखाई नहीं दिया, तो आप लोग तुरंत समझ जाओ कि हम लोग बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन की। अच्छा, अब ये तो आपको लग रहा होगा कि ठीक है समझ में आ गया, लेकिन अब इसको हम क्विकली याद कैसे रखें। तो मैंने इसको बहुत अच्छा तरीका बना रखा है SN1 को दोस्तों याद करने का। उसमें क्या है, इसमें आप SN1 है ना, उसमें आप सिर्फ 1 2 3 लिख लो, 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब SN1, 2 का मतलब 2 स्टेप रिएक्शन, 3 का मतलब
टर्शरी इज मोस्ट रिएक्टिव। तो अगर आपने सिर्फ SN1 के लिए 1 2 3 याद रखे तो दूसरा अपने आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे SN1 में ये लिखा है SN1 मतलब SN1, 2 क्या लिखा है आपका 2 स्टेप रिएक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा SN1 अगर 2 स्टेप है तो 1 स्टेप होगी। इसमें क्या टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसमें कैसा होगा, मिथाइल या प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और दोस्तों इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि एज्यूम कीजिए कि अगर जैसे आपको सारे के सारे प्राइमरी कंपाउंड दे रखे हैं उन्होंने, प्राइमरी जैसे प्राइमरी या फिर मिथाइल ही मान लेते, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, ओके, उसके बाद क्या बोला है मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल फ्लोराइड, इतना ही तीन ही लेके चलते हैं। अब क्या तीनों के दिन आपने देखा मिथाइल है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन देंगे, SN2 देंगे। अगर आप उन्होंने इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो बस आप याद रखिए सबसे ज़्यादा होगा हमारा आयोडीन वाला, मतलब जिसके हैलोजन के साइज के अकॉर्डिंग अब चलेगा, जितना बड़ा हैलोजन का साइज होगा उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। इसका मतलब हमारा सबसे ज़्यादा RI रिएक्टिव्स होंगे, उसके बाद में कौन से होंगे हमारे RBr, उसके बाद में कौन से होंगे RCl और सबसे कम R फ्लोराइड। तो ये दोनों के लिए ट्रू है, SN1 के लिए, सॉरी SN2 और SN1 दोनों के लिए ऐसे ही पैटर्न होगा कि अगर हमारा R ग्रुप सेम है, अल्काइल ग्रुप सेम है, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी जैसा भी है, और अगर हैलोजन वेरिएबल है तो सबसे बड़ा वाला हैलोजन सबसे जल्दी रिएक्शन शो करेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे SN1 और SN2 खत्म हो जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट खत्म कर लिया। तो दोस्तों अब जो हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का दूसरा भी एक और नाम है बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है इसको, बीटा एलिमिनेशन। अब ये क्या होता है अभी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे ऐसे एज्यूम कीजिए कि ये हमारा एक है, जैसे यहाँ पे कोई लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारा एक क्लोरीन है, बाकी के सारे क्या है हाइड्रोजन, तो उस पर कितने होंगे 1 2 3 4, तो उस पर 2 हाइड्रोजन होंगे। ओके, यहाँ पे मैंने बना दिए। और इस वाले पे कितने होंगे, इस पर 3 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3। दोस्तों ये रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन होती है हमारी अल्कोहलिक QH के प्रेजेंस में, अल्कोहलिक QH। अब QH क्या है आपको पता है, QH एक बेस है, बेस का जनरल काम क्या होता है, बेस के पास होता है OH माइनस आइंस या फिर हाइड्रोक्सिल आइंस। अब ये बेस क्या करेगा दोस्तों, OH माइनस आइन है इसके पास में, ये क्या करेगा इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और उसको अपने साथ में ले जाएगा निकाल के। जब ये हाइड्रोजन के साथ में चला गया तो अभी होगा क्या कि ये हाइड्रोजन क्या H+ की फॉर्म में, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास छोड़ के गया, विच मींस इस कार्बन के पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी आएगा। ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि हम इस वाले बॉन्ड को दे देते हैं, और साइड ये क्या करेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला बॉन्ड पोलर होता है, क्लोरीन हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मतलब हुआ क्या, इसने हाइड्रोजन को पकड़ के खींच लिया अपने पास, इसने जगह अपने पकड़ के ठीक है हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लेते हैं और क्लोरीन जल्दी से बाहर निकलते हैं। तो बेसिकली आपका हुआ क्या, आपका एक एल्कीन बन गया ये, देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, तो यहाँ पे तो आपका ये जो है माइनस हाइड्रोजन चला गया Cl- के फॉर्म में, और आपका क्या बचा, एक एल्कीन बन गया। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों एलिमिनेशन बोला, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है। और दूसरा हमने क्या बोला, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन दोस्तों इसलिए बोला कि जो हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है वो एक बीटा हाइड्रोजन है। बीटा हाइड्रोजन से क्या मतलब हुआ कि जिस भी कार्बन के साथ में हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है हमारा क्लोरीन है, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बराबर वाले को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। ऐसे सब्सिक्वेंटली अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से चलता रहता है आगे। तो ये क्या बीटा कार्बन, तो इसका मतलब क्या होगा, जिसके भी हाइड्रोजन जाएगा, जिस भी कार्बन उसके बराबर वाले, उस बराबर वाला कार्बन कौन सा होगा, बीटा कार्बन, उससे एक हाइड्रोजन का लॉस होगा। अब दोस्तों अगर ऐसा ज्यूम कर लीजिए कि ये तो मान लीजिए एक कंपाउंड है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, और इसके बराबर वाला जो है इस पर कोई भी हाइड्रोजन है नहीं, मान लो सब CH3 ग्रुप ही लगे हुए हैं, तो क्या इस पर तो डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इस रिएक्शन को नहीं देगा। तो इस रिएक्शन के लिए जरूरी क्या है, जरूरत ये है हमें एक बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, इसलिए इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसके हमने क्या किया, इसका मतलब हमने एल्कीन से एल्कीन बना दिया। दूसरी तरफ से उल्टा हो गया, जैसे मैंने प्रिपरेशन क्या बताया था, एल्कीन से मैंने ये बनाया था, अभी उल्टा हो गया कि हमारे एल्काइल हैलाइड से हमने एल्कीन बना दिया। आपको ये रिएक्शन बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन अब क्या होगा, अब हमारे कुछ हम ऐसा लिखने वाले हैं यहाँ पे जो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों बात करते हैं हम लोग, तो भी 5 कार्बन का ले लेते हैं, जैसे ब्रोमो तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5। ओके, जैसे यहाँ पे लगा है हमारा ब्रोमीन, अब बाकी यहाँ पे कितना होगा, देखो इस पे कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, ऐसे इस पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे, और इस पे कितने होंगे, इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, इस पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इस पे 1 ही हाइड्रोजन होगा। ओके, थोड़ी देर के लिए मैं इसकी हाइड्रोजन भी ऐसे करके लगा देता हूँ। तो मैं अपने हाइड्रोजन यहाँ पे बना देता हूँ एक, और एक बना देता हूँ यहाँ पे।
अब दोस्तों क्या हुआ, अगर हम दोनों की फिर से कोई बीटा एलिमिनेशन करवा रहे हैं, मतलब कि अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो एल्कीन बन सकते हैं आपके। कैसे? देखो ये वाला कार्बन है हमारे थोड़ा फंक्शनल ग्रुप है, राइट, तो ये है हमारा अल्फा कार्बन। अब देखो ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। अब मजे की बात क्या है दोस्तों इसमें, कि दोनों के पास हाइड्रोजन है। अब हमने क्या बताया, बीटा एलिमिनेशन में क्या चाहिए, बीटा हाइड्रोजन निकलना चाहिए। तो अब आप लोग चक्कर में पड़ जाओ कि मैं ये वाला हाइड्रोजन हटाऊं या ये वाला हाइड्रोजन हटाऊं। ओके, तो क्या हम करते हैं, हम दोनों हाइड्रोजन हटा देते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया तो मेरा क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 CH2 1 2 3, उसके बाद में ये क्या करेगा CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि अगर हमने कौन सा हाइड्रोजन हटाया, ये वाला हाइड्रोजन हटाया, तो ये बनेगा आपका ये, ठीक है। और अगर हमने ये वाला हाइड्रोजन हटाया तो हमारा क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, देखो ये तो CH3 ऐसे रहेगा, CH3, उसके अगला CH2 भी ऐसा रहेगा। अब क्या बनेगा, ये CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा CH बॉन्ड CH3। ओके, अभी दो कंपाउंड बन गए। अभी क्या बन गया, 1 2 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये क्या बन गया, पेंट2E, दूसरी कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये क्या बन गया, 1 पेंटीन या फिर सिंपल पेंटीन बन गया। अब इसमें से क्या है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनेगा या फिर कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, तो इसमें क्या है कि एक रशियन केमिस्ट है जिनका नाम था अलेक्जेंडर ज़ेटसेफ, या फिर उनको क्या है सेटसेफ के नाम से भी जाना जाता है, सेटसेफ। ओके, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने अपना एक रूल दिया था सेटसेफ रूल। उन्होंने क्या बोला था सेटसेफ रूल, उन्होंने बोला था कि इन एनी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन, तो उन्होंने बोला था इन एनी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन the preferred alkene would be that which has more number of carbon या फिर more number of alkyl groups across the double bond, मतलब कि जो डबल बॉन्ड बन रहा है उसके अक्रॉस जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप या जितने ज्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे वो वाला प्रिफर्ड होगा। अब देखो जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है इन दोनों कार्बन के बीच, तो क्या इस ये कार्बन तो अकेला, इसके साथ तो कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बना रहा है, और इसके साथ क्या एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है या फिर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है। अब जबकि हम इस वाले एल्कीन में देखें दोस्तों, तो क्या है ये दोनों कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं डबल बॉन्ड, तो अगर मैं इस कार्बन के अक्रॉस देखूं तो इसके पास एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है और इससे भी क्या कर रहा है एक कार्बन का, तो इसमें कितने बन रहे हैं, दो अल्काइल ग्रुप या फिर दो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहे हैं। तो विच मींस ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर अमाउंट में बनेगा और ये वाला जो है वो माइनर अमाउंट में बनेगा, मतलब ये कुछ भी लगभग 19-20% बनेगा, 19% के आसपास, और ये रहेगा हमारा मेजर लगभग समथिंग 81% के आसपास। अब आप लोग सोचो यार कि अब हम लोग क्या करें, इसको कैसे याद रखें, तो इसको आप याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, इनको सेटसेफ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब ये देखिए जहाँ जैसे हाइड्रोजन हट रहे हैं थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लीजिए कि उसको आप एक कार्बोकैटायन बना दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन देखिए, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन बनाता हूँ हटाता हूँ, तो मुझे इस पर अगर मैं इसको एक कार्बोकैटायन अज्यूम करूँ तो ये कैसा बनेगा मेरा, एक प्राइमरी कार्बोकैटायन, क्योंकि इससे कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहे हैं, एक ही बन रहा है। और अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से हटाता हूँ तो इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्योंकि कितने कार्बोकार्बन डबल बॉन्ड है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट मेजर अमाउंट। तो आप कैसे भी कर लीजिए, तो सेटसेफ रूल को याद कर लीजिए, सिंपली ऐसा कर लीजिए कि जहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है उसको थोड़ी देर के लिए कार्बोकैटायन के जैसा ज्यूम कर लीजिए, और जैसे आप कार्बोकैटायन के जैसा ज्यूम कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मेरा सेकेंडरी कार्बोकैटायन होना चाहिए वो जो कि ज़्यादा स्टेबल। तो ये सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है याद करने की और कुछ नहीं। तो यहाँ से हमारी दोस्तों एलिमिनेशन रिएक्शन की बात खत्म हो जाती है। अब हम आगे नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं जो कि हैलोएल्केन्स के लिए हम पढ़ेंगे, वो है रिएक्शन विद मेटल्स। और ये सबसे सिंपल है, इसमें सिर्फ हम रिएक्शन पढ़ेंगे सोडियम से और रिएक्शन पढ़ेंगे मैग्नीशियम से। फॉर एग्जांपल अब जैसे कोई भी हमारा RX है, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, इसकी अगर हम किसी रिएक्शन करवाएं मैग्नीशियम से, और ये रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि ड्राई ईथर यहाँ पे ध्यान में रखना। तो होगा क्या दोस्तों, R तो आई Mg क्या करेगा, बीच में आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ये RMgX। ओके, और इसको हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से। कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले ये रिएक्शन करके दिखाई थी, उनका नाम था ग्रिग्नार्ड, तो इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब खास बात क्या दोस्तों, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना या फिर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना, इसकी खास बात ये कि देखो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल पे क्या होगा एक तरह से पार्शियल, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उस पर क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे R पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये क्या करता है दोस्तों, इसकी वजह से ये मॉइस्चर या फिर वाटर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर जैसे ही इसको कोई भी वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा भी मिल गया तुरंत ये ब्रेक हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ, फिर से RMgX बनाता हूँ, RMgX। अगर जैसे ही दोस्तों उसको क्या हुआ, वाटर या कहीं से भी मॉइस्चर भी मिल गया थोड़ा सा, तो ये क्या करेगा, बहुत ही जल्दी से क्या करेगा, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा।
ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब होगा क्या कि अब वाटर क्या होता है, हाइड्रो एच आयन और ओ एच माइनस आयन, तो ये क्या करेगा, ये तो आर एच बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नीशियम था उसके साथ में एक हेलोजन तो पहले से था एक्स, और ओ एच माइनस और आ जाएगा। तो अक्सर बुक्स में क्या करते हैं, अक्सर बुक्स में इसको जो है इस तरह से लिख देते हैं एम जी, ओ एच को ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर एक्स लिख देते हैं। तो अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैंने क्या किया, उसको ओपन करके दिखा दिया कि दो बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। तो अब इससे हुआ क्या, आपका देखो ये क्या बन गया, ये आपका सिंपल एक हाइड्रोकार्बन बन गया। तो एक तरह से ये क्या करेगा, आपके कन्वर्जन में हेल्प करेगा कि अगर आपको बोले हुए एल्काइल हैलाइड से सिर्फ एल्कीन बनाना है तो आप ये लिख कर दो ग्रिग्नाइट रिएजेंट वाली रिएक्शन। और आगे आप जब अल्कोहल वाले चैप्टर में आओगे तब भी हम लोग देखेंगे कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट से बहुत सारे और अल्कोहल्स वगैरह बनाएंगे। और ऐसा हमेशा याद रखना है कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट जो है वाटर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको हमेशा पानी से बचा के रखा जाता है। तो ये होगी सिंपल। अब दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल। तो मैग्नीशियम ये सोडियम मेटल है। इस रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होगा, उससे एल्काइल हैलाइड है कोई भी, मान लो दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम से रिएक्ट करेंगे, फिर से वही किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अभी होगा क्या कि ये देखो यहाँ से हाइड्रोजन वाला पार्ट तो अलग हो जाएगा इसका, और ये होगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल है तो वो आर और आर तो पास में आ जाएंगे, और यहाँ पे कितना बन जाएगा NaX, Cl हो तो NaCl बन जाएगा, फिर NaBr बन जाएगा। और ये क्या बन गया हमारा, फिर से वही क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया। लेकिन इसमें देखो अच्छी बात क्या होगी यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जिस कार्बन नंबर जिस डबल हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लो C2H5Cl होता है तो ये क्या होगा, आपको कार्बन नंबर जो दो थे वो दो के चार हो गए या एक के दो हुए। तो ये रिएक्शन आपको कब काम आएगी, जब ऐसे कन्वर्जन करने को दे दिए जाए आपको यहाँ पे कार्बन नंबर डबल हो रहा है, तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। साथ साथ एक और रिएक्शन है जैसे कि पहले मैंने दिखाई थी, जो हम लोगों ने क्या था, इसमें साइनाइड बना था KCl से जो रिएक्शन दिखाई थी, तो वहां पे भी क्या हो रहा है कि वो C एक एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि, तो वो भी हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी हमें कार्बन नंबर बढ़ाना होता है तो हम वो वाली रिएक्शन को भी यूज कर लेते हैं, साइनाइड वाली रिएक्शन को, या फिर आप इसको यूज कर लो तो आपके कार्बन नंबर बढ़ गए, आपकी कन्वर्जन में जो एग्जाम्स में आने वाले हैं उसमें आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आके हमारे खत्म हो जाती है रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स की रिएक्शन सारी खत्म हो जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रिएक्शंस बाय हेलोएरीन्स। तो रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स, इसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग फिर से वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग रिएक्शन पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और देखते हैं। एक कोई भी हमने हेलोएरीन ले लिया, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये क्लोरोबेंजीन ले लिया थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, और आपको पता ही है Cl है ये, ओके। आपको पता ही है बेंजीन में क्या था, डबल सिंगल ऐसे अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं। अब दोस्तों तो होगा क्या इसमें कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है, न्यूक्लियस लविंग। अब बेंजीन रिंग में मैंने क्या बताया था ऑलरेडी कि डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड मैंने पहले बताया था कि डबल बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती है। आपको रेजोनेंस में दिखाऊं, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जैसे अगर ये कभी बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे आ गया तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा नेक्स्ट, ये तो Cl एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, और ये दो बॉन्ड ऐसे रहेंगे। उसके बाद अगर ये दूसरा बार यहाँ पे आ गया तो ये वाले बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस तरह का, मैंने आपको पहले भी बनाकर दिखाया है। तो अभी जो पहले बॉन्ड यहाँ था वो बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे, तीसरा बॉन्ड यहाँ था, फिर से ये इधर आएगा और ये क्या कर देगा, ये कब फिर से ब्रेक होकर इस तरह से आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, नीचे बना देता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरह से बनेगा Cl, तो ऐसे कैसे ही रहेगा ये बॉन्ड, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा तो दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे माइनस का चार्ज, अभी क्या करेगा माइनस का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और ये फिर से हमारा क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड बना लेगा। साथ साथ यहाँ पे क्या रहेगी, दूसरे प्लस की वैकेंसी रहेगी, क्योंकि इसका एक बॉन्ड कम हो गया ना, दो तीन ही बॉन्ड है, पहले कितने इस वाले कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड थे, अब 3 ही रहेगा तो प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे करो, इसमें आके प्लस चार्ज हट जाएगा और फिर से हमारा ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो मोस्टली क्या होगा, वो होगा आपकी इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आपका हेलोजन लगा हुआ है, और ये है, इसको हम लोग आगे जाके अभी और पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देगा ये, वो देगा सिर्फ और सिर्फ इस वाले पॉइंट से। और इसके साथ मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये बनाया तो एक बात और बता देता हूँ, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, जहाँ पे कौन आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, व्हिच मींस कि वो कहाँ पे आ सकते लग सकते हैं, वो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन, पैरा
और फिर ऑर्थो, क्योंकि देखो चार्ज हमारा कहाँ जा रहा है, ऑर्थो जा रहा है, ऑर्थो से पैरा जा रहा है, पैरा से फिर ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। तो जितनी भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे वो सारी कौन सी होगी, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से ये सब क्या हो रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस आ रही हैं वो आ रही है ऑर्थो एंड पैरा वाली, और दूसरा क्या हो रहा है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ रही है वो सिर्फ इसी पॉइंट पे जाएगी। ओके, और दोस्तों उसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। तो ये तो मैंने आपको जो दिखाया वो था रेजोनेंस किसका हो रहा था, नेगेटिव चार्ज का। अब एक चीज़ में और थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लोरीन है फॉर एग्जांपल, तो क्लोरीन क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7, राइट। अब 7 में से एक से तो उसने बॉन्ड बना लिया, तो अभी भी कितने बचे वहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अगर मैं इनके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दूँ तो एक तरह से ये क्या हुआ इसके पास में, वो है 3 लोन पेयर्स। तो ये क्या कर सकता है कि ये कभी भी क्या कर सकता है, यहाँ पे ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डबल बॉन्ड बना सकता है। क्या कर सकता है यहाँ पे कि डबल बॉन्ड बना सकता है। डबल बॉन्ड बन जाएगा तो दोस्तों क्या होगा कि ये इस क्लोरीन को यहाँ से हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड हमें पता है एज यूजुअल कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल सिंगल बॉन्ड। तो इसीलिए जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो थोड़ी सी एक्सट्रीम कंडीशंस में होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि हेलो एल्केन्स की जैसी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं है कि आराम से हो जा रही है, थोड़ी सी एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी। कैसे होगी उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं। ये बन गई हमारी क्लोरोबेंजीन। इसकी किससे रिएक्शन करवाएंगे, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे NaOH से, NaOH से। अब दोस्तों को होगा क्या कि NaOH में कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, वो है OH माइनस। तो इससे बनेगा क्या, इससे बन जाएगा कुछ आपका ये फिनॉल। अब होगा क्या कि ये रिएक्शन आपको इतनी सिंपल लग रही है, उतनी सिंपल है नहीं कि आप बोलोगे ठीक है क्लोरीन हट गया OH आ गया। ये रिएक्शन हो रही है आपकी 623 केल्विन पे प्लस 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मतलब इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर देने के बाद ये रिएक्शन हो रही है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बहुत आराम से हो जा रही है। अब इसका अगर मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करूँ तो होता कैसा होगा दोस्तों, कुछ इस तरह से होता है कि अगर मैं फिर से ये बेंजीन ड्रॉ करूँ, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा Cl होगा। अगर ये वाला बॉन्ड जो है अगर ये ब्रेक होकर इधर आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक दोस्तों जगह खाली रह जाएगी। अगर मैं इसको हटा दूँ और सिर्फ माइनस का चार्ज लगाऊँ तो यहाँ पे एक प्लस का चार्ज आ जाएगा। प्लस का चार्ज आने की वजह से क्या होगा कि OH माइनस यहाँ पे आके लग जाएगा। ओके, अब क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन जो माइनस है वो एक बार फिर यहाँ पे आएगा, फिर एक बार यहाँ पे आएगा, और जैसे ये वापस यहाँ पे आएगा ये क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ आपका OH आके बन जाएगा। तो ये इसका एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि ठीक है आपने मान लिया कि क्लोरीन हट गया और OH माइनस यहाँ पे आ गया, लेकिन बीच में आपने देखा कि ये चार्जेस कहाँ गए, ऑर्थो पैरा फिर ऑर्थो पोजीशन पे आए। तो अगर ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, ऐसा ग्रुप जो कि क्या करता है -I इफेक्ट को शो करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ ये रिंग और ज़्यादा एक्टिवेट, ये कंपाउंड और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा या फिर और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और फिर हमें इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो अब हम ऐसा देख रहे हैं दोस्तों कि फिर से मैं वही क्लोरोबेंजीन ही बना रहा हूँ, थोड़ी जगह का मैं इधर साइड में बना देता हूँ। देखो ये मैंने क्लोरोबेंजीन बनाई, लेकिन मैंने क्या किया पैरा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया NO2, और NO2 का बाय डिफॉल्ट नीचे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। फिर से अगर मैं सेम रिएक्शन करूँ NaOH से तो अब क्या होगा, ये जो रिएक्शन पहले 623 केल्विन पे हो रही थी अब ये ऑलमोस्ट 200 डिग्री कम हो जाएगी। मतलब ये कुछ तो आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 443 केल्विन के आसपास ये रिएक्शन आ जाएगी। तो आपने देखा लगभग 180 डिग्री का फर्क आ गया सिर्फ एक नाइट्रो ग्रुप लगाने से। प्रोडक्ट वही बनेगा सेम, क्या वही फिनॉल ही बनेगा, लेकिन अब टेम्परेचर देखो कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिएक्शन में, और टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज कम हो गया। ऐसी अगर ये तो नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे अगर मैं साथ में एक और ऐसे बना दूं, फिर से वही क्लोरोबेंजीन बनाऊं, ओके, अब यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। तो अभी क्या होगा दोस्तों, फिर से वही NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग। अब जो टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा वो इससे भी कुछ तो हमें लगभग 360 के आसपास की टेम्परेचर देना पड़ेगा, 360 डिग्री केल्विन के आसपास। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर से भाई OH, और यहाँ पे मैं नाइट्रो ग्रुप लगाना भूल गया था, आप लोग लगा देना दोबारा से NO2। और यहाँ पे क्या था, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप था और एक पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप था। ओके, तो आपने क्या देखा कि कैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। और सबसे इसमें मजे की बात क्या है कि अगर हम ये सब तो हो गए, अगर हम क्या करें सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को नाइट्रो ग्रुप से कवर कर दें, जैसे कि इस रिएक्शन को मैं नहीं मिटाता हूँ, ये देखो आप कि ये क्लोरोबेंजीन बना रहा हूँ, फिर से कि बना हमारा क्लोरोबेंजीन। अब क्या करें, अगर मैं इस ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ, इस ऑर्थो पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ और इस ऑर्थो पोजीशन पे भी एक नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ,
और अब ये रिएक्शन करवाना चाहूँ NaOH की प्रेजेंस में, तो अब क्या होगा दोस्तों, आपको सिर्फ इस रिएक्शन को वार्म करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा अगर आप गर्म कर दोगे तुरंत ये रिएक्शन हो जाएगी और आपको कोई भी एडिशनल टेम्परेचर या प्रेशर देने की जरूरत नहीं है इस रिएक्शन में। तो आपने देखा कि हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रख गए तो कैसे इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ने इस रिंग को एक्टिवेट कर दिया इस रिएक्शन के लिए, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए। ठीक, तो ये हमारी बात हो गई दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की। इसमें सिर्फ आपको यही देखना है कि कहीं पे भी ये ग्रुप लग जाएंगे तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है एग्जाम में कुछ इस तरह से देख लें कि आपको एक जगह सिंपल ये कंपाउंड दे देगा, सिंपल ये कंपाउंड देख लें और कुछ पूछे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो बस ये है कि इसके नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी रिंग की बढ़ गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो चार्ज आ रहा था उसने इसको अपनी साइड ले लिया और रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ा दी। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। मैं लिख देता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। अब ये हमें पता ही ऑलरेडी, मैंने बताया था कि बेंजीन के बाद डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसका मतलब उसके बाद बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो आराम से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लोरोबेंजीन लूँ और उसका क्लोरीनेशन करवाऊँ, मतलब Cl2 से रिएक्शन करवाऊँ किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। FeCl3 क्या करता है, एक तरह से यहाँ पे लुईस एसिड की जैसे एक्ट करता है रिएक्शन को करवाने के लिए। तो अब दोस्तों क्या होगा इस केस में, देखो आपका जो Cl है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो Cl पॉजिटिव और Cl माइनस में, प्लस और माइनस। तो क्या होगा, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का मतलब जो हमारा क्या होगा Cl प्लस वाला होगा, एक तो इधर आके लग जाएगा पैरा पोजीशन पे और एक कहाँ पे लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, बस। तो ये तो अपना क्लोरीन था, एक ही क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको 1 पोजीशन माइनस को 2 मानेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये प्रोडक्ट पैरा वाला है तो ये क्या बनेगा आपका मेजर अमाउंट में होगा और ये वाला कम अमाउंट में होगा। तो ये तो हमने बात कर ली हेलोजनेशन की। अगर सिंपल इसके बाद हम लोग क्या क्या करते हैं, ये हेलोजनेशन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें शो करता है। हेलोजन के अलावा ये शो करता है अपना नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड से और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो अभी क्या करेगा, जो हमारा ये लगा है इसकी जगह क्या लगाएगा, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आके लग जाएगा, ये हमारा नाइट्रेशन हो गया, यहाँ पे लग जाएगा नाइट्रो ग्रुप और एक यहाँ पे लग जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा एक पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लग गया, एक ऑर्थो पोजीशन। तो ये क्या होगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन या फिर 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। तो ये खत्म हुई। तो बात हो गई नाइट्रेशन की। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सल्फोनेशन कर सकते हैं। सल्फोनेशन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें H2SO4 ही चाहिए। H2SO4 में से क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आप कम कर दो तो कितना बचेगा आपका SO3H। तो एक इस पे लग जाएगा, एक SO3H। तो दोनों एक पैरा पे एक ऑर्थो पे, फिर से यही मेजर प्रोडक्ट होगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका, हाँ ये वाला यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरोसल्फोनिक एसिड और ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरोसल्फोनिक एसिड, क्योंकि अब हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं सल्फोनिक ग्रुप को। जैसे ये मेजर हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया, तो ये क्या होगा आपका, ये हो गई आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो हमने पहले हेलोजनेशन रिएक्शन पढ़ी, फिर नाइट्रेशन पढ़ी, सल्फोनेशन पढ़ी। अब हम एक और नई रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन। ये न्यूम रिएक्शन की कैटेगरी में भी आ जाती है, वो कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है इनकी एल्काइलेशन। तो दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, फिर से हम लोग वही एक क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं कोई भी एल्काइल क्लोराइड से, फॉर एग्जांपल CH3Cl से। और ये रिएक्शन होगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये चीज आप याद रखना कि एक का सिग्नेचर है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का, कि ये रिएक्शन होती है आपके एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो दोस्तों होगा क्या, इसमें क्लोरीन तो आपका एज इट इज रहेगा, सिर्फ दो जगह मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, एक जगह तो वही हमारा पैरा पोजीशन पे लग जाएगा और दूसरी जगह कहाँ लग जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे। बस बन गए आपके दोनों। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब सिर्फ इसके बचा है लास्ट पार्ट जो कि है रिएक्शन विद मेटल। ठीक, तो ये तो ही ज्यादा सिंपल है। तो उसमें कौन कौन सी रिएक्शन है, इसमें हमारी पहली है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग रिएक्शन, इसमें क्या होगा दोस्तों, कि देखो एक तो आपका होगा एल्काइल, मतलब ये एरोमेटिक वाला हैलाइड, ओके, एक कौन सा होगा एल्काइल हैलाइड, और दोनों रिएक्शन किससे होगी, वही अपने सोडियम मेटल से, किसकी प्रेजेंस में बताया था मैंने, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में।
होगा कि आप देखो दोस्तों, ये और हेलोजन पार्ट एक साथ चला जाएगा, और बाकी की जो हमारा बचा कौन सा, ये जो पार्ट बचे हमारे हाइड्रोकार्बन वाला, वो एक साथ आ जाएगा, मतलब ये और ये देखो एक साथ आ गया, बाकी यहाँ पे बचा 2NaX। तो ये हो गई आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन। सिमिलरली एक और है जिसका नाम है सिर्फ और सिर्फ फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या करेगा, दोनों जो हमारे एल्काइल हैलाइड है वो दोनों के दोनों एरोमेटिक होंगे, जिसमें एक एरोमेटिक था एक एलिफेटिक था। इसमें क्या होगी, दोनों के दोनों होंगे हमारे एरोमेटिक। तो जैसे ये Cl हो गया, मान लो एक और इसी तरह का है, या फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 + 2Na। होगा क्या फिर से भाई, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो क्या होगा, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये क्या बना लिया, ये उन्होंने बना लिया डाइफिनाइल, और ये आपकी नेम्ड रिएक्शन हो गई फिटिक रिएक्शन। तो ये ऊपर वाली वुड्स फिटिक, फिटिक दोनों डिफरेंस क्या है कि इसमें एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक है, इसमें दोनों के दोनों एरोमेटिक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी सारी रिएक्शंस हो जाती हैं इस चैप्टर की कंप्लीट। इसके अलावा इसके क्या चैप्टर के लास्ट में कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के, उनकी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से देख के पढ़ सकते हो। बस मैं एक रिएक्शन बता देता हूँ कि उसमें, या फिर बहुत सारे कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वी स्टोर क्लोरोफॉर्म इन एम्बर कलर या फिर डार्क कलर बॉटल्स। तो क्लोरोफॉर्म है उसको डार्क कलर बॉटल्स में क्यों स्टोर किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म होता है आपका CH तो कभी भी अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा किसकी, लाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस बनाता है, इसका नाम है फॉस्फिन गैस, या फिर उसको क्या बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड मतलब COCl2। अब होगा क्या कि इसमें 2 बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे ये लगा दें, ये हो गया हमारा क्लोरीन हो गया 6, विच मीन्स आपका 2HCl। तो उसने क्या किया, इसने बना लिया, देखो हमने बैलेंस भी कर दी रिएक्शन 2HCl। तो ये जो बनी इसका नाम है फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस या फिर कार्बोनिल क्लोराइड। और ये बहुत ही ज्यादा कैसी गैस है, बहुत ही ज्यादा पॉइजन गैस है, इसलिए हमेशा क्या करते हैं क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बोतल में रखते हैं, ताकि अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ भी जाए तो भी ये फॉस्फीन गैस को ना बनाए। तो यहाँ पे ये भी दोस्तों बात खत्म हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल देते हैं और फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में कि ये देखो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन रिंग नहीं है, याद रखना साइक्लोहेक्सेन है। इसकी इन्होंने क्या रिएक्शन करवाई है, मैग्नीशियम से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब आपका अगर आपको याद आ रहा हो, जैसे कि मैंने भी बताया था, ये क्या मैग्नीशियम से रिएक्शन होती है तो कौन सी वाली होती है, वो ग्रिग्नार्ड वाली, ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो उसमें क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सा, मैग्नीशियम क्या होगा बीच में टपक जाएगा इन दोनों की, क्लोरीन है यहाँ पे बीच में मैग्नीशियम लग जाएगा और फिर क्लोरीन लग जाएगा। तो भाई ये कौन सा बन गया, देखो भाई RMgX बन गया, जो कि हमारा क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद अगर इसी की हमने क्या किया, वाटर से रिएक्शन करवा दी, तो वाटर क्या करेगा पता है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है वाटर के लिए, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये तो आपका जो है क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन एसिड बन जाएगा, और वहां पे कितना बच जाएगा Mg, एक तरफ Cl लग जाएगा, एक तरफ OH लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप मेरे को लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपको ईमेल जल्दी से मिल जाए। So again guys, thank you very much for watching. Keep educating yourself, educate others too, and I'll see you guys in my next video. Take care.